हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे का टॉपिक लॉज ऑफ मोशन। जैसे आपको पता है लॉज ऑफ मोशन अपना स्टार्ट है और लॉज ऑफ मोशन में हमने न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कर चुके हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। बट पता नहीं आपने प्रैक्टिस किया कि नहीं किया, वो तो आपको ही पता होगा दोस्तों। और प्लीज रिक्वेस्ट है, घर पे बैठ के आपको इतनी सारी चीजें हम दे रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि घर पे बैठ के उसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करें कि जब भी आप स्कूल जाओगे तो आपको सब कुछ आएगा। और बाकी लोगों के लिए तो न्यू स्टार्ट होगा दोस्तों, और आपके एक दो लेसन हो चुके, जितना यूट्यूब में आने वाला है आपको सब आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें, चीटिंग ना करें। हाँ ओके, तो आज जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा और कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा, कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा। इसमें बहुत लोगों का हाथ है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किसका। और इसके लिए आपको हमने एक बार पहली बार सोचा कि पूरा बोर्ड दिखाते हैं, पूरा बोर्ड। हाँ, थोड़ा कैमरा मैन थोड़ा मैं आगे पीछे हो जा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ शूट कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा कितना एरिया कवर करना है। और ऐसा कुछ हो तो इसके लिए सॉरी। हाँ, और कैमरा मैन को थैंक्स बोला क्योंकि सब लोग घर में भी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन अगेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ और कुछ छोटा सा डेरिवेशन, मतलब बहुत सारा टॉपिक कवर कर लेंगे। लास्ट का बस एक टॉपिक बचा रहेगा और हमारा पोर्शन, ये लेसन खत्म। पोर्शन नहीं, पोर्शन तो बहुत बचा हुआ है, तो फर्स्ट ही लेसन खत्म हुआ है, पूरा लेसन ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म, अभी तक आपने यूनिफॉर्म वर्ड सुन लिया है, बहुत बार सुना है। मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताया था, यूनिफॉर्म लीनियर और यूनिफॉर्म नॉन लीनियर मोशन। तो दोस्तों आपको ये सब चीजें आपको पता चल गई होगी। यूनिफॉर्म मतलब आपने देखा था इक्वल बैलेंस, तो सेम टू सेम आज हम करने वाले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When an object is moving with a constant speed along a circular path, it is called as a uniform circular motion. When an object is moving with a constant speed, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, क्या हो रहा है, फटाफट कमेंट्स करो क्या हो रहा है। When an object moving with a constant speed, और इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ पे, it is called as a uniform circular motion। आपको मुझे पता है क्लासरूम दिख रहा होगा, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। अभी कुछ अलग कर रहे हैं, धीरे धीरे बहुत कुछ अलग करेंगे। बस आप प्यार दिखाओ, मतलब घर पे स्टडी करो, बस इतना ही प्यार दिखाओ दोस्तों। When an object is moving with a constant speed along a circular path, it is called as a uniform circular motion. When an object moving with the constant speed, और कहाँ मूव हो रहा है, along a circular path, और इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये जो लाइन है ना दोस्तों, आगे तक अगर गलती से आप साइंस ले लोगे तो ये आपका साथ जल्दी छोड़ने वाला नहीं है, बहुत बार ये चीजें आपको मिलने वाली है। तो एक बार और मेरे साथ, when an object is moving with the constant speed, when an object moving with the constant speed, speed constant है, एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लो, सब्र रखो, बताने वाला। when an object is moving with the constant speed along a circular path, it is called as a uniform circular motion। अब एग्जांपल बताता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। अर्थ किसका चक्कर काटता है, किसका चक्कर काटता है, सन का, कांस्टेंट स्पीड से। ये कि नहीं भाई आज अर्थ का मन कर रहा है, भाई बहुत दिनों से चक्कर काट रहा हूं, आज थोड़ा आराम कर लेता हूं, ऐसा कुछ है नहीं। वो कांस्टेंट स्पीड से सन के चारों तरफ रोटेट ही हो रहा है, कितने सालों से रोटेट हो रहा है, कंटिन्यू इन अ सर्कुलर पाथ पे। तो जिसका स्पीड कांस्टेंट होता है और सर्कुलर पाथ पे वो रोटेट होता है, और ऐसे ही मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ और इट इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया? अगर आप भी किसी के चारों तरफ कांस्टेंट स्पीड से चक्कर काट रहे हो, तो आप भी समझ लो आप भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब स्पीड कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्पीड कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो दोस्तों एक छोटा सा डेरिवेशन नहीं बोल सकता, ये हमें न्यूमेरिकल में काम आने वाला। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट अगर सर्कल पे घूम रहा है, ऐसे सर्कल पे घूम रहा है, तो ये हमारा सर्कल का क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। क्या होता है हमारा सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। क्या होता है 2 पाई r। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, उसका रेडियस क्या है, r है, टेक टाइम t टू कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, इट्स स्पीड कैन बी डिटरमाइंड बाय। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो दोस्तों कहां से इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, किस पे मूव हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, r। टेक अ टाइम t, मतलब उसको जहां से उसने स्टार्ट किया, जैसे अर्थ
जहां से स्टार्ट करता है वहां फिर से वापस आता है ना, जहां से स्टार्ट करता है फिर से वहां वापस है। If an object moving along a circular path of a radius r take time t to come back to its starting position, its speed can be, और अगर उस ऑब्जेक्ट हमें स्पीड डिटरमाइन करना है तो स्पीड कैसे डिटरमाइन करेंगे, 2 पाई r। 2 पाई r मतलब दोस्तों क्या है, 2 पाई r, ये 2 पाई r मतलब कितना ऐसे डिस्प्लेसमेंट होता है दूर। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो मैं यहां लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, दैट डिस्प्लेसमेंट अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो सर्कमफरेंस का फार्मूला क्या था, 2 पाई r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई r, और टाइम। कृष्णा आपका भी रिवाइज हो रहा होगा, कृष्णा सूरज थोड़ा थोड़ा तो रिवाइज हो रहा होगा। कृष्णा सूरज फिर से आ गए हमारे साथ, फिर से गर्मी में हमारे साथ मरेंगे अगले वर्ष। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे विद कांस्टेंट स्पीड से, अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो हमारा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूम रहा है तो ओनली सर्कुलर मोशन होगा। क्या होगा, सर्कुलर मोशन। अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम 2 पाई, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और सर्कुलर मोशन का जो सर्कमफरेंस होता है, सर्कमफरेंस डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, 2 पाई। हम एक्चुअल डिस्टेंस अपॉन टाइम लेंगे पर वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2 पाई r, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन टाइम। ओके, अब बैलेंस और अनबैलेंस, वैसे बुक में बैलेंस और अनबैलेंस बाद में दिया है, बट मैं अपना रूल खुद से ही बनाता हूँ। इसलिए मैंने बच्चों को पहले ही सोचा कि पहले मैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स बता देता हूँ, फिर इसके न्यूटन्स बाबा का जो 3 लॉ है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ दोस्तों। ओके, तो चलो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस मतलब क्या होता है बताओ। बैलेंस, अगर मान लो अगर कोई भी चीज ऐसे कि दोनों जगह से जो फोर्स लगा रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब दोनों साइड का जो फोर्स है वो सेम है। अगर मान लो मैं खड़ा हूं, यहां से मुझे कोई खींच रहा है, यहां से मुझे कोई खींच रहा है, अगर दोनों साइड से जो खींचने वाले लोग हैं दोनों में स्ट्रेंथ सेम है तो मैं ना तो इधर जाऊंगा ना तो मैं इधर जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा बैलेंस फोर्स। क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स। तो दोस्तों when the applied force become equal that we called as a balance force। जो फोर्स हमें लगाया है, मान लो ये टेबल है, जो हमारे क्लास में बहुत सारे टेबल पड़ा हुआ है, अगर टेबल पे मान लो 2 मोटे मोटे लड़के खड़े हैं, दोनों एक जगह से धक्का दे रहे हैं, किधर से धक्का दे रहे हैं, किधर से धक्का दे रहे हैं, और दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, दोनों का स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों, सेम है, और दोनों का स्ट्रेंथ सेम है तो टेबल इधर उधर हिलेगा नहीं। बट मान लो एक साइड से कृष्णा धक्का दे रहा है, एक साइड से सूरज धक्का दे रहा है, जो कृष्णा है वो मोटा है और सूरज जो है बेचारा पतला सा है। सूरज क्या है, पतला सा है। जस्ट सपने में हम जो जानते होंगे लोग हंस रहे होंगे घर पे, बट मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कृष्णा मोटा सा है, सच मुंह से निकलने जा रहा था। कृष्णा क्या है, कृष्णा एकदम मोटा सा है, सूरज बेचारा पतला सा है। तो बताओ टेबल किसकी तरफ चला जाएगा, कौन अपनी तरफ खींच लेगा, कृष्णा, क्योंकि कृष्णा क्या है, मोटा है। ओके, तो दोस्तों पर वहां फोर्स कैसा लग रहा है, अनबैलेंस, क्योंकि एक मोटा है क्या है, पतला। पर अगर दोनों का स्ट्रेंथ सेम होता कि मतलब बाद में सूरज घर पे जाकर रोता कि मैं मम्मी को बोलता मैं बहुत पतला हूं तो कृष्णा मेरे को रोज मारता है, तो उसके लिए रोज अच्छे से खिला खिला के इसको भी मोटा कर दी, तो दोनों का अगर स्ट्रेंथ सेम हो गया तो टेबल बीच में ही रहेगा दोस्तों। तो तब तक उस टाइम फोर्स कैसा लगेगा, इक्वल। कैसा लगेगा, इक्वल। और बैलेंस फोर्स लगेगा, मतलब दोनों साइड से फोर्स कैसे होगा, सेम होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। अगर दोनों साइड से फोर्स सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस। कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस। और दोस्तों याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मोशन में रखना है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स ही लगना चाहिए। अगर बैलेंस फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट तो वही पड़ा रहेगा, क्योंकि उसके पास भी जितना फोर्स उतना ही फोर्स हम भी लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट थोड़ी हिलेगा। हमें उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स वर्ड, क्योंकि आगे वर्ड यूज होने वाला है, लोग उस पर फोकस नहीं करते, बहुत बार उस पर इतना ध्यान नहीं देते, पर वो अनबैलेंस जो वर्ड है ना दोस्तों, बहुत काम की चीज है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स पड़े बिना वो ऑब्जेक्ट हिल नहीं सकता। अगर क्योंकि बैलेंस रखेंगे तो जितना उसके पास फोर्स है उतना ही फोर्स हम लगा रहे हैं, मतलब बैलेंस हो गया, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। बट अगर हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, अनबैलेंस फोर्स, क्या लगाने वाले, अनबैलेंस फोर्स, तो जिसके कारण ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, क्या होगा, मूव होगा। बैलेंस लगाया तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टेबल होगा। बट दोस्तों आपको इतना सोचने वाली चीज नहीं है, आप बस, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा ज्यादा ही मस्ती आ जाता है तो ज्यादा ही बोलने लगता हूँ। When the applied force become equal, then we call it as a balanced force. When the applied forces become unequal, then we call it as a unbalanced forces. क्या बोलते हैं, unbalanced forces। क्या बोलेंगे, unbalanced forces। अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा, विद कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा हमारा सर्कुलर पाथ, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर हमने देखा कि उस ऑब्जेक्ट का अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट का क्या फाइंड करना, स्पीड फाइंड करना, तो मैं फार्मूला यूज करूंगा 2 पाई r अपॉन t। फिर इसका बैलेंस देख लिया, अनबैलेंस देख लिया, मतलब बैलेंस मतलब दोनों फोर्सेस क्या होंगे, सेम। अनबैलेंस मतलब
दोनों फोर्सेस क्या होंगे, दोनों फोर्सेस अपोजिट मतलब सेम नहीं होंगे, एक ज्यादा होगा, क्या होगा, कम होगा, तो ऐसा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस, मतलब अप्लाइड फोर्स बिकम अनइक्वल, तो हो गया अनबैलेंस। अब दोस्तों एक चीज आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा पक्का, जो मेरे बच्चे होंगे मैंने उनको बताया था, इनर्शिया पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, इनर्शिया मैं ही आके लेक्चर लिया था ये इनर्शिया वाला, ओके, तो आपको पता होगा इनर्शिया मतलब क्या होता है। जैसे अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, चलो यहाँ मेरा फोन पड़ा हुआ है, भाई आ जा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर वहां उसको रेस्ट में रहने के लिए भी उसके अंदर एक फोर्स है, वो फोर्स क्या है, इनर्शियाटा रेस्ट, क्या है, इनर्शियाटा रेस्ट। अब पानी का बॉटल बहुत तेज प्यास लगा है, आ जाओ भाई, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उसको वहां वैसे रहने के लिए भी उसके अंदर क्या है, एक फोर्स है जिसको हम बोलते हैं इनर्शियाटा रेस्ट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, बॉल है, बॉल मैंने फेंका, बॉल मोशन में है, और मोशन में उसको रहने के लिए, कंटिन्यू मोशन में रहने के लिए भी एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं इनर्शिया एट मोशन। आप बोलेगा सर थोड़े टाइम के बाद तो गिर जाता है, बाय पहले बता दो, ग्रेविटी के कारण गिरता है, या तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल बीच में एयर ये सब रहता है जिसके कारण वो गिरता, नहीं तो बॉल अगर आप फेंकेंगे तो बॉल कभी नहीं गिरता, क्योंकि उसके अंदर खुद की एक मतलब एक खुद की एबिलिटी होती है कि वो अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं, उसको जबरदस्ती चेंज करना पड़ता है। वो अपने जो मतलब जैसा फेस दिखाता वैसे, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है, बट ऐसा हमारा देखो जो कुदरत ने जो चीज बनाई वो भी वो जैसा दिखता है वैसा ही है, वो अपने से उसको भी चेंज करने के लिए जबरदस्ती करना पड़ता है। ओके, तो सेम चीज दोस्तों इनर्शिया के बारे में पहले बताता हूँ मैं, फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में चाहता हूँ। The inability of object to change its state of motion on its own is called inertia। मतलब inability मतलब कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अब उसका मन कर रहा है भाई मैं थोड़ा घूम लूँ, आजू बाजू हम लोग को देख रहा है, घूमते फिरते फोन हम लोग को देख रहा होगा, सर देखो घूम रहे फिर रहे, तो उसका भी मन घूमने फिरने का कर रहा है, बट उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, जब तक मैं उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक वो घूमेगा नहीं घूमेगा। तो वही उसकी इनएबिलिटी, उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ओन, खुद से अपने स्टेट को नहीं चेंज कर पाने की जो इनएबिलिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। पता चल गया, और सूरज को पहली बार पता चलेगा। द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे है वैसे ही पड़ा रहेगा, वो चाहे चेंज करना तो भी चेंज नहीं होगा, और नहीं चेंज कर पाने के इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इसी इनएबिलिटी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। इनर्शिया का डायरेक्शन भी होता है, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में पड़ा रहेगा, तो ये उसकी इनएबिलिटी है। बेचारे का मन कर रहा हो घूमने का पर घूम नहीं पा रहा है, क्योंकि कुदरत ने उसको ऐसे बनाया जैसा है वैसे ही रहे, चेंज होगा तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो चेंज नहीं हो सकता जब तक उसको जबरदस्ती ना करे। मतलब अगर फोन पड़ा, फोन जब तक मैं उठा के नहीं लाऊंगा तब तक वो उठने वाला नहीं है ना। पर दोस्तों मजा आता, अगर अपने आप आ जाता बोला फोन आ जा तो अपने आप आ जाता, पर नहीं आएगा। तो इनएबिलिटी किसके अंदर इनएबिलिटी है, ऑब्जेक्ट के अंदर। और क्या किस चीज की इनएबिलिटी है, चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, किससे, खुद से करने की, खुद से कुछ नहीं कर पाता, अपने आप में चेंज नहीं कर पाता। एक बार और आपके लिए, the inability of an object to change its state of motion on its own is called a inertia। मतलब खुद में चेंज ना करने की इनएबिलिटी जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं दोस्तों, इनर्शिया का रेस्ट, इनर्शिया का मोशन, इनर्शिया का डायरेक्शन। ओके, चलो इतना ये आपको जरूरी नहीं था, पर मैं बोलूँ मैं आदत से मजबूर हूँ इसलिए बताता हूँ। और यही इनर्शिया हमें काम करता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और बाय मिस्टेक गलती से आप इंजीनियरिंग में चले जाओगे ना, आपको फर्स्ट ईयर में दिखेगा कहीं ना कहीं न्यूटन बाबा तो दिखने वाले, हाँ जो एचएम करने चला जाएगा उसको नहीं दिखेगा, बात अलग है। पर वहाँ भी ये न्यूटन बाबा का लॉ लगता ही है, आप किस हिसाब से क्या बना रहे हो तो किस हिसाब से गिरेगा। अगर आप लेंथ एक इंजीनियर पहुंच जाएगा तो उसी हिसाब से सोचेगा वो। ओके, तो मेरे पास इस समय जो रिकॉर्ड कर रहे हैं एक इंजीनियर है और एक एचएम वाला है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाइड वाइज देखते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट, देखो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही डिस्क्राइब करता है इनर्शिया को, कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही, मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने इनर्शिया को डिफाइन किया था। मतलब कोई होशियार बंदा होगा, गया होगा न्यूटन के पास, बहुत होशियार बनता है ना, बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट अपने आप क्यों नहीं हिल रहा है,
हम जैसा बंदा होता बोले ऑब्जेक्ट क्यों हिलेगा, अपनी जगह पे ही रहेगा ना, क्यों हिलेगा। बट वहां न्यूटन ने उसका आंसर दिया, भाई रुक बताता हूँ तेरे को, मैंने जो लॉ बताया था ना उसके थ्रू, पहले लॉ के थ्रू तेरा इनर्शिया, इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट हिलता नहीं। यूनिवर्स ऊपर क्यों हिलता है, यहाँ क्यों नहीं हिलता, क्यों ऊपर भी होता है दोस्तों। अगर यहाँ 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 क्यों ऑब्जेक्ट, अगर मैं फेंक रहा हूँ तो अगर मैंने बॉल फेंका, बॉल नीचे क्यों गिर जाता, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। पर अगर मैं वही ऊपर फेंकूँ तो इनर्शिया ऑफ मोशन वो ऐसे घूमता ही रहेगा, वो गिरने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं, इसके कारण बॉल ऊपर ऐसे घूमता फिरता है। पर यहाँ फेंकूंगा, यहाँ क्यों गिरता है, रीजन क्या है। अब बोलोगे सर आपने बोला कि ऑब्जेक्ट जैसे वैसे ही रहेगा, सही बात है, बट भाई क्या ग्रेविटी भी है ना, यहाँ प्रॉब्लम बहुत सारे, यहाँ अर्थ पे बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो मैंने जैसे ही फेंका वो मोशन नहीं रहता, बट क्या होता है वहाँ, यहाँ ग्रेविटी है, एयर है, एयर पार्टिकल्स है, बहुत सारी चीजें इसके कारण वो बॉल नीचे। बट मोशन में, अब मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है मोशन में, मतलब रेस्ट में, पर जोर से हवा आ गया तो गिर ही जाएगा ना, तब तो इनर्शिया फेल हो जाता, फेल नहीं हो जाता वो खुद ऐसा। बट हमने क्या लगाया उस पर, एक तरह सा फोर्स लगाया, इसीलिए वो हिला, नहीं तो हिलता। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में ग्रेविटी के फोर्स के कारण ही नीचे गिरा, तो अनबैलेंस फोर्स लगाया तभी तो वो नीचे गिरा। तो दोस्तों उसी तरह न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, an object continue to remain at a rest or in a state of motion along a straight line unless an external unbalanced force act on it। मैंने इतना भाषण दे दिया ना दोस्तों, अब मेरे ख्याल से न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ जाना चाहिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक, जब तक मैं उस पर अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करूंगा तब तक वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ऐसा कौन बताया, न्यूटन पापा ने बता दिया। न्यूटन पापा ने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक, जब तक हम थोड़ी बहुत मस्ती न करें। हाँ, अगर एक डॉगी आराम से बैठा हुआ है, जब जाके हम उसके साथ मस्ती नहीं करेंगे तब तक वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, रेस्ट में ही पड़ा रहेगा। जब तक हम उसको फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो हिलने वाला नहीं है। आप बोलोगे सर कभी कभी हिलने लगता है, तो उसने फोर्स लगाया तभी तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तभी ये मोशन कर पा रहा हूँ। तो एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट अ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स एक्ट। मतलब जब तक मैं किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। ऐसा कौन बोला था, सूरज, न्यूटन ने। कौन बोला था, न्यूटन, अकॉर्डिंग टू इट्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। और फिर से एक बार, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। कब तक, जब तक हम उस पर क्या नहीं अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। An object continue to remain at a rest or in state of motion। कब तक, along मतलब straight line पे, unless an external unbalanced force act on it। जब तक हम उस पर कोई external unbalanced force act नहीं करेंगे तब तक वो अपने state को change करने वाला नहीं है। मोमेंटम, मोमेंटम भी आपकी बुक में बाद में दिया हुआ, पर मैं पहले बता रहा हूँ। मोमेंटम दोस्तों, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का सिंबल पहले बता देता हूँ, जिससे मेरा नाम आता है प्रदीप, उससे ही होता है तो आप भूलोगे नहीं। तो मोमेंटम, आप बोलोगे सर ये पी है, भाई तो याद रखिएगा सर सिंबल क्या होता है, इसके बारे में जो स्टोरी है आगे बढ़ोगे तो बताऊंगा। मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो पी है। मोमेंटम, मोमेंटम बताता हूँ, ध्यान दो। जब हम छोटे थे तो बाइक चलती थी तो हम बोलते थे वो देखो बहुत स्पीड से बाइक भाग रही है। जब थोड़े और बड़े हो गए तो हमें पता चला बाइक के अंदर वेलोसिटी है, तो हम बोले अरे बाइक के अंदर वेलोसिटी है। थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो बोले अरे बाइक एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि बाइक कम ज़्यादा भी चलती है ना, कभी 90 की स्पीड में चलती है, कभी 80 की स्पीड में चलती है। मेरे जैसा बंदा रहा तो 40 की स्पीड में चलाता है, तो कम ज़्यादा होती रहती है। तो हम बोले अरे सर उसके अंदर एक्सेलरेशन भी होता है। जब और बड़े हो जाएंगे तो हमें पता चलेगा बाइक का खुद का मास है और उसके अंदर वेलोसिटी होता है, और दोनों को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो बनता है हमारा मोमेंटम। क्या बनता है, मोमेंटम। मोमेंटम इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो चीज बनता है, जो मोशन बनता है वो मेरे लिए क्या होता है, मोमेंटम। क्या बनता है, मोमेंटम। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, चलो इसके लिए पहले मैं न्यूटन, चलो पहले बता देता हूं। मान लो सामने आपका एक दोस्त खड़ा है, आप उसको बॉल फेंक रहे हो, बॉल फेंक रहे हो, मोमेंटम और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड है। बॉल का जो साइज है, पहले मैंने बॉल आराम से फेंका, उसने भी मेरे को एकदम प्यार से किया, मेरे में थोड़ी मस्ती आ गई। उसी बॉल को मैंने जोर से फेंका, बॉल तो वही है, बॉल तो वही है, मास इनटू वेलोसिटी। बॉल का मास तो वही है, बट इस बार क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा ना। तो मोमेंटम भी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। मैंने बॉल जोर से फेंक कर भाग गया, इस बार उसको मुझे मुंह पे मारना था। पहली बार एकदम प्यार से मारा, उसने एकदम प्यार से फेंका, पर मेरे में थोड़ी मस्ती आ गई, तो मैंने बॉल क्या किया, जोर से फेंका।
और जोर से फेंका तो मोमेंटम मतलब क्या, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मास और वेलोसिटी जब मल्टीप्लाई होता है तो जो चीजें बनता है वो उसको, अब हम बोलेंगे कि उस बॉल के अंदर क्या था, मोमेंटम। उसका मोमेंटम पहले कम था, अब क्या हो गया, बाइक ज्यादा हो गया। बाइक का मोमेंटम, बाइक पहले स्पीड में कम चल रही थी, अब ज्यादा चल रही है। बाइक का मास तो वही रहेगा, बट बाइक जब मैं भगाने लगा तो मैं बोलूंगा उसका मोमेंटम क्या है दोस्तों, ज्यादा है, उसका मोमेंटम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो सेम टू सेम मोमेंटम इज द, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सही बात है, वेक्टर क्वांटिटी होगा ना। हम वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, चलो ये अभी आपको मैंने स्केलर और वेक्टर बताया नहीं दोस्तों, अभी तक आया नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। पर वेक्टर क्वांटिटी आप समझ के चलना, जिस भी क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। अब मोमेंटम मैंने बॉल इधर फेंका था, बता सकते हैं ना बॉल किसकी तरफ फेंका, सर मैंने इस साइड फेंका था, आया मेरे को गुस्सा आ गया, किसी ने किसी के ऊपर बॉल फेंका था, तो आके मैंने बताया कि बॉल किस साइड फेंका था, तो मैंने बोला बॉल इस साइड, तो एक खुद का उसके मैग्नीट्यूड, उसका खुद का मास और डायरेक्शन, जिस क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, वैसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए मोमेंटम भी कौन सी क्वांटिटी है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन दोनों चीज होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम एक बार और, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, ध्यान दो, खुद ही बनाना है, खुद ही यूनिट। मास का क्या होता है, केजी, मास का क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो हो गया इसका ऐसा यूनिट। सीजीएस यूनिट कैसे बनेगा दोस्तों, मास क्या होता है, मास का सीजीएस यूनिट ग्राम होता है, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। इसीलिए ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट क्या होगा, ग्राम मीटर पर सेकंड। तो दोनों बता दिया। मोमेंटम क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो दोस्तों अब चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, हद से ज्यादा सिंपल है। कैसे, आगे बताता हूं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सही बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जितने तेज से बॉल फेंकूंगा, जितना मैं फोर्स लगाऊं उस बॉल के अंदर उतना मोमेंटम क्या होने वाला है, उसका चेंज होने वाला है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो चेंज कैसे होगा, जितना मैं फोर्स लगाऊंगा उतना क्या होगा, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं उतना ही क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है। दोनों साइड से बढ़ना या दोनों साइड से कम होना, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया, मैंने जिधर फोर्स लगाया था मोमेंटम भी तो उसी साइड से, मैंने बॉल इधर फेंका तो मोमेंटम उधर थोड़ी चेंज होगा, इसी साइड चेंज होगा ना। तो चेंज इन मोमेंटम अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यही हमारा होता है न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन मतलब मोमेंटम का चेंज होना, मोमेंटम कितना चेंज होगा उस किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे। जितना मैं फोर्स लगाऊंगा उतना मोमेंट, पहले मैंने बॉल आराम से फेंका था, मोमेंटम कम चेंज हुआ, बाद में मैंने बॉल ज्यादा तेजी से फेंक दिया, मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा चेंज हो गया। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। Rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and change in momentum occur in the direction of force। और कैसा है भाई, the rate of change of momentum is proportional to the applied force and change in momentum occur in the direction of force। समझ में आ गया। Rate of change of momentum कब चेंज होगा, कितना चेंज होगा, किस पे डिपेंड करता है, जितना हम फोर्स लगाएंगे, जितना हम फोर्स जितना बढ़ाएंगे उतना मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। और जो मोमेंटम चेंज होने वाला किसके, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, जिधर मैं फोर्स लगाऊं उधर मोमेंटम चेंज होने वाला। तो ये हो गया हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक छोटू सा डेरिवेशन है वो मैं कर देता हूं। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैज, मतलब जो ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया उसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, लिखा ही है, हां उसकी फाइनल वेलोसिटी v है, और जो मैंने उस पे फोर्स लगाया वो क्या है, f है। तो बताओ उसके बाद क्या होने वाला है, मैं लिख के बताता हूं, देखो ध्यान, ये छोटा सा डेरिवेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
मोमेंटम इक्वल, मार्कर चेंज कर देता हूँ, इक्वल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब ध्यान दो, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दोस्तों आपको पता है कि जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम वी। क्या होता है, एम वी, एम वी। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम, ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम। तो क्या होगा, दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्यों बोला दोस्तों, क्योंकि इसमें v है, इसमें u है, और दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा चेंज इन मोमेंटम। और इसको मैं t से डिवाइड करता हूं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। देखो इस वाले सेकंड लॉज ऑफ मोशन को मैं यहां डिराइव करूंगा, यहां डिफाइन करूंगा। तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या दोस्तों, mv माइनस mu। चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और उसको किससे मैंने डिवाइड किया, t से। अब दोस्तों दोनों में से m क्या करूंगा, मैं कॉमन निकाल लूंगा। दोनों में से m कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा, v माइनस u अपॉन t। ओहो, अब यहाँ ध्यान दो, m, अब जिसको पता हो v माइनस u अपॉन t क्या था, क्या था, एक्सेलरेशन। क्या था, एक्सेलरेशन। v माइनस u अपॉन t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो दोस्तों यहाँ हमारा अभी तक क्या निकला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू m। क्या निकला, इक्वल टू m। बट लगता है जगह कम हो जाए, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसको प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां लिखता हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इधर ध्यान। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली, मतलब प्रोपोर्शनल लिखा उसका मतलब डायरेक्टली होता है। इस प्रोपोर्शनल बोलो या डायरेक्टली बोलो, दोनों मतलब यही, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहां लिख दिया, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब मैं F लिख दिया, अप्लाइड फोर्स। अब दोस्तों इधर ध्यान दो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, चलो इसे दे दो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दोस्तों क्या है हमारा, ma डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, ma डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने निकाला, क्या हमारा ma। अब मैं इसको थोड़ा सा सीधे लिख लेता हूं ऐसे। अब जब भी मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं दोस्तों, प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाता हूं तो इक्वल लगता है और एक कांस्टेंट लगता है, इक्वल और कांस्टेंट। बट यहां मैं के इक्वल टू क्या ले लेता हूं, कांस्टेंट की वैल्यू में क्या ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं। कांस्टेंट की वैल्यू क्या ले लेता हूं, m ले लेता हूं। देयरफॉर m इक्वल टू F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। दोस्तों ये भी फॉर्मूला किसका है, फोर्स का। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला इसी तरह बनता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दोस्तों ध्यान दो, इसका हेल्प करके मैंने ये डिराइव किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, रेट कब चेंज होगा, जब डिफरेंस क्रिएट होगा। किसके बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो इसलिए फाइनल को इनिशियल के साथ माइनस किया, और रेट ऑफ चेंज इसलिए मैंने t से क्या किया, डिवाइड किया। दोनों में से m कॉमन निकाल दिया, v माइनस u अपॉन t बचा। v माइनस u अपॉन t क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है दोस्तों। तो m मल्टीप्लाई बाय a किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू ma आ गया। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहां भी है, मैं इसके जगह पे इसको यहाँ लिख सकता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू क्या, ma। तो मैंने यहाँ लिख दिया ma प्रोपोर्शनल टू f। तो मैंने इसको सीधे लिख दिया, तो अच्छा लिखता है, f पहले रहे तो अच्छा लिखे, इसको टेंशन नहीं। प्रोपोर्शनल का साइन जब मैं हटाऊंगा तो दो चीजें लगता है, ये जो प्रोपोर्शनल होता है इसको क्या बोलते हैं, नई चीजें आपको आ रही है दोस्तों। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो दो चीजें लगता है, एक इक्वल और कांस्टेंट, इक्वल और कांस्टेंट। हियर के इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 1, देयरफॉर f इक्वल टू ma। ये हो गया एक फॉर्मूला फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा।
सॉरी दोस्तों, थोड़ा कैमरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था क्योंकि अभी पहली बार यहाँ कर रहे हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यहाँ तक तो आपको हो गया था, कैमरा भी सही टाइम पे बंद हुआ। अब चलते हैं, मैं कुछ डेफिनेशन है, मतलब न्यूटन, कभी कभी एग्जाम में था डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 डाइन, तो बुक में थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे उसको। हम इसको इसकी तरह समझेंगे, ये जो हमें दिया हुआ है एग्जाम में आएगा डिफाइन 1 न्यूटन, क्या आने वाला डिफाइन 1 न्यूटन, या तो 1 डाइन डिफाइन करने के लिए आएगा, क्या आएगा 1 डाइन। 1 न्यूटन कैसे करोगे आप? 1 न्यूटन फोर्स, न्यूटन किसका यूनिट है याद रखो, न्यूटन ये फोर्स का यूनिट होता है, किसका यूनिट होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट होता है। मैंने यूनिट के बारे में बताया दोस्तों कि अगर हम कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं तो हमें आगे कुछ यूनिट लगाना पड़ता है, वैसे फोर्स तो खरीदने नहीं जाओगे, बट आपको बता रहा हूँ फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स applied on 1 kg mass, 1 kg of mass, and it accelerated with 1 meter per second square is called 1 न्यूटन। ओके दोस्तों, बुक में थोड़ा अलग लिखा हुआ, 2-3-4 लाइन का लिखा हुआ है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बस आपको पता रहना चाहिए न्यूटन किस पे, न्यूटन मतलब फोर्स होता है, केजी मतलब मास होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन होता है, तो इसी से हमने डेफिनेशन बना दिया। 1 न्यूटन फोर्स applied on 1 kg of mass and it accelerated 1 meter per second square is called 1 न्यूटन। हो गया सिंपल सा, क्या टेंशन। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई होना 1 kg ऑफ मास, जैसे मैंने अप्लाई किया तो वो क्या बॉडी क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। इट एक्सेलरेटेड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलेंगे, उस पर कितना लगा है? 1 न्यूटन ऑफ फोर्स लगा हुआ है। फिर से एक बार, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई होना, किसका अप्लाई कर रहे हैं? 1 kg ऑफ मास एंड इट एक्सेलरेटेड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो गया ये वाला। और सेम टू सेम अब न्यूटन, ये ऐसा यूनिट है फोर्स का, न्यूटन क्या है? ये ऐसा यूनिट है फोर्स का, और जो डाइन है वो वाली डाइन नहीं है, ये जो डाइन है वो सीजीएस यूनिट है फोर्स का, छोटा वाला यूनिट सीजीएस यूनिट है फोर्स का, तो इसको भी सेम टू सेम 1 डाइन फोर्स, 1 क्यू डाइन फोर्स का यूनिट है, पर सीजीएस यूनिट है। कौन सा यूनिट है? यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखा होगा मैंने, ये सीजीएस यूनिट है। क्या है? सीजीएस। और जो न्यूटन होता है दोस्तों वो क्या होता है? एसआई यूनिट। क्या होता है? एसआई। तो 1 डाइन फोर्स अप्लाई ऑन 1 ग्राम मास, 1 ग्राम ऑफ मास, इट एक्सेलरेटेड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों दोनों डेफिनेशन भी मैंने बता दी, कैसे आपको याद रखना है। अब आते हैं आज का लास्ट, जो है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके दोस्तों, देखो ये भी मैंने क्या आपको स्टार्टिंग बता था, फिजिक्स कैसे पढ़ने का पता, जो डेली लाइफ में हो रहा है, जो डेली रूटीन में हो रहा है, उसी को अगर को रिलेट करोगे तो आपको फिजिक्स बहुत सिंपल समझ में आना है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी वैसा ही है। अगर आप किसी को एक थप्पड़ खींच के देते हो, किसी को थप्पड़ खींच, मान लो आपसे छोटा है तो आप पे, क्योंकि वो आपको बजाने आएगा तो आप 2-4 और बजा दोगे उसको, पर उसकी आंखों में देखोगे या तो आंसू की तरह या तो उसके गालों पे लाल होके, तो रिएक्शन आपको दिखाई देगा। तो जितना आप एक्शन, जितने जोर से मारोगे उतना ज्यादा रिएक्शन दिखा। अगर वो आपसे बड़ा रहेगा तो आपको दूसरी तरह से रिएक्शन देगा। जितना एक्शन आप दिखाओगे उतना ज्यादा क्या होगा? रिएक्शन। अब आपके फिजिक्स के लैंग्वेज में दोस्तों, अगर हम रॉकेट लॉन्च होता है, रॉकेट में जब इग्निशन होता है, और इग्निशन होने के बाद जो फ्लेम होता है वो किससे फोर्स लगाता है बताओ? अर्थ पे। और जितना अभी देखो हमारा दिवाली वाला रॉकेट, 5 रुपए वाला रॉकेट कब इग्निट होता है? कम फोर्स लगाता है अर्थ पे, इसलिए ऊपर ही तक उड़ता है, थोड़ा ही। जिसका 50 रुपए वाला होगा थोड़ा और ऊपर उड़ेगा, क्योंकि फोर्स अर्थ, जितना वो अर्थ पे फोर्स लगाएगा उतना ही अर्थ पे उसको क्या देगा? जितना वो एक्शन लगाएगा उतना ही सामने से क्या मिलने वाला है? रिएक्शन मिलने वाला है। एंड इक्वल एंड अपोजिट जो रिएक्शन होता है उसी को न्यूटन ने डिफाइन किया था, और उसी न्यूटन के जो लॉज, उसको एक लॉज बना दिया, उसको लॉज को क्या बोलते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। मतलब जितना आप एक्शन लगाओगे उतना ही इक्वल एंड अपोजिट आपको क्या मिलेगा? रिएक्शन। जितना आप एक्शन दोगे उतना ही आपको इक्वल एंड अपोजिट क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा। और इसी लॉज को न्यूटन ने डिफाइन किया था, और इसी लॉज को उसने बोल दिया, उसने अपना थर्ड लॉ बना दिया, न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन। ओके, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स व्हिच एक्ट साइमल्टेनियसली। मतलब एक के बाद, जैसे मैंने एक्शन लगाया उसके बाद ही क्या मिल जाता है? हमें रिएक्शन मिल जाता है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन एनी ऑब्जेक्ट, यही हमारा क्या होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, रॉकेट में लॉन्च कर, जैसे मैंने 100 रुपए वाला मैंने लगाया तो थोड़ा ज़्यादा इग्निशन होगा, ज़्यादा फोर्स अर्थ पे लगाएगा, तो ज़्यादा फोर्स अर्थ पे लगाएगा तो सामने वाले से भी रिएक्शन उतना ही मिलेगा, इक्वल एंड अपोजिट। अगर मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाया अर्थ पे तो सामने से भी कितना मिलेगा? 100 न्यूटन ही मिलेगा।
कितना मिलेगा 100 न्यूटन ही मिलेगा। और यही मेरे लिए दोस्तों क्या हो जाता है, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। तो दोस्तों आज के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दी। सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद स्पीड कांस्टेंट होता है। फिर अगर इसका स्पीड फाइंड करना है तो हमें 2 पाई अपॉन टाइम लगाना पड़ेगा। बैलेंस मतलब इक्वल फोर्सेस, अनबैलेंस मतलब अनइक्वल फोर्सेस। फिर जो ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी होती है अपने स्टेट को चेंज करने का, वो मेरे लिए क्या होता है, इनर्शिया होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वही है जो मैंने इनर्शिया को जो डिफाइन करता है कि विदाउट अनबैलेंस फोर्स लगे हुए वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर पाता। मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी का। फिर इसके बाद इसका ऐसा ही देखा, सीजे देखा। फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा, सेम टू सेम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स को। एंड द फोर्स अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जहां मोमेंटम होगा उसी डायरेक्शन में क्या होने वाला, फोर्स दिखाई देने वाला है। फिर इसके बाद इससे हमने छोटा सा डेरिवेशन देख लिया। फिर 1 न्यूटन एग्जाम में आने वाला डिफाइन करेंगे, तो 1 न्यूटन कैसे डिफाइन करेंगे, वीडियो पीछे देख देख के बार बार आप सुन सकते हो मेरी बातें। और 1 डाई को भी कैसे डिफाइन करेंगे मैं बता चुका हूँ। फिर न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन, ये भी मैंने डिफाइन कर दिया कि ऑब्जेक्ट पे जो ऑब्जेक्ट जैसा उस पर एक्शन देगा वैसे सामने से क्या होता है, रिएक्शन होता है। और इसी को न्यूटन ने क्या नाम दिया था, न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन। देखो दोस्तों एक और एग्जांपल दे देता हूँ। गन का जब आप ट्रिगर दबाते हो, ट्रिगर क्या करते हो, दबाते हो। ट्रिगर दबाने जो पहले वाले गन थे दोस्तों, अभी तो बाकी अभी पता है लॉस ऑफ कंजर्वेशन, मोमेंटम, अगला वाला लास्ट टॉपिक आपका एक बचा हुआ जिसमें और चीजें डिफाइन करें, पर ऐसे ना आपको बता देता। बड़ा वाला जो गन था, जैसे आप ट्रिगर दबाते थे तो गन पीछे आता था और बुलेट आगे जाता था। बुलेट जो गन था वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आता था और बुलेट कैसे था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जाता था। और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे गन आता, पहले वाले गन की बात करो, जो बड़ा वाला गन आता था जो ऐसे कंधे पे ऐसे रख के ऐसे मारते थे तो ऐसे हो जाता था। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा गन आता था उसको रिकॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉइल। तो दोस्तों आगे है, मैं आगे भी अभी कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। बस इतना ही आज के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो चीजें मैंने बताई। दोस्तों एक बार मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको चीजें दिखाई देगी अच्छे से, क्योंकि आप उसको जूम कर करके चीजें पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने पूरा चीज एक्सप्लेन कर दिया। और दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों का शेयर करना, क्योंकि आपको लोग डायरेक्ट ऐसे जैसे क्लास जैसा ही माहौल बना के मैं समझा रहा हूँ, बार बार चीज़ों को रिवाइज करो, बार बार बोलता जा रहा हूँ। मैं अपनी आदत से मजबूर, मैं वैसे नहीं कर सकता यार, एक बार एक्सप्लेन किया नहीं होता, वैसे अपने से होता ही नहीं, अपन मैं भी चेंज नहीं होता, मेरे अंदर जो है इनर्शिया वैसे ही रहता है। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। और आपको पता है हमने नया वर्ड है। जय हिंद दोस्तों।